माइक्रोब्स का हमारे लाइफ में कहां कहां पे यूजेज है, कहां कहां पे अगर देखें तो माइक्रोब्स हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं, इसके हमने अभी तक 4-5 बेसिक चीज यहां पे डिस्कस कर ली। जैसे कि एंटीबायोटिक फॉर्मेशंस के अंदर, कुछ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर, इसके अलावा कई तरह के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर, और साथ ही साथ हमारे कुछ एल्कोहल और एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन भी हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर माइक्रोब्स की मदद से डिस्कस किया था। लास्ट टाइम एक और चीज हमने डिस्कस किया था यहाँ पर कि माइक्रोब्स की मदद से बहुत सारे केमिकल्स, एंजाइम्स और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन भी यहां पर किया जा सकता है। अब सवाल यह आता है कि माइक्रोब्स का बड़े लेवल पर इससे ज्यादा कुछ खास यूसेज नहीं है क्या? मौजूद है। कौन कौन सा? आइए खैर इस वीडियो के माध्यम से आज हम माइक्रोब्स का सीवेज ट्रीटमेंट में यानी गंदे पानी को साफ करने में कहां पर और कैसा रोल है, ये पूरा डिटेल में समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सवाल अब पहला यह आता है कि यहां पर इस पूरी कहानी में सीवेज कौन है? एक बेसिक सा डेफिनेशन है, वेस्ट वाटर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज, टाउन्स, हर जगह पर अगर देखा जाए तो वेस्ट वाटर जनरेट तो हो ही रहा है, उन्हीं वेस्ट वाटर को बायोलॉजिकल भाषा में यहां पर क्या कहा जाता है? सीवेज। अब देखा जाए तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, घर होंगे, होटल्स होंगे, हर जगह से वेस्ट जनरेट हो रहा है। उन सारे के सारे वेस्ट को हम डायरेक्टली वाटर बॉडीज में तो नहीं डाल सकते। यदि अगर उसको डायरेक्टली हमने वाटर बॉडीज में डाल दिया तो शायद हमारी एक्वेटिक लाइफ सफर कर सकती है, जैसे कि फिशेस और अदर एक्वेटिक स्पीशीज भी कहना कि उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सेकंड पॉइंट यहां पर यही लिखा हुआ है, सीवेज कैन नॉट बी डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज। तो क्या किया जाए, उस पानी को यानी कि उस सीवेज को, गंदे पानी को वाटर बॉडीज में डालने से पहले हमें ट्रीट करना पड़ेगा कहां पर? एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब एक देखा जाए तो यहां पर सीवेज ट्रीटमेंट को करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं, कितने स्टेप्स लगेंगे, और हर स्टेप के अंदर उस गंदे पानी को एक साफ पानी की और हम कैसे ले जाएंगे, इस पूरे कहानी को समझने के लिए अगला पॉइंट यहां पर यह लिखा हुआ है कि सीवेज को साफ करने के लिए हमारे पास में टोटल 3 स्टेजेस मौजूद होगा। कई बुक्स के अंदर सिर्फ लिखा होता है कि 2 स्टेजेस है, कई बुक्स में लिखा होता है कि 3 स्टेजेस। अगर देखा जाए आपके एनसीईआरटी के अंदर भी 2 ही स्टेज लिखा हुआ है। हमने यहाँ पर जो टर्शरी ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे वो सेकेंडरी के अंदर ही किसी और नाम से गिवन है आपके एनसीईआरटी में। कौन सा नाम है ये भी खैर हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए 3 स्टेप्स कौन से थे उसकी बात करें। सबसे पहले कंडीशन प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा स्टेट होगा हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और तीसरा होगा हमारा टर्शियरी ट्रीटमेंट के नाम से। एनसीईआरटी के अंदर ये टर्शियरी भी किसी और नाम से हमें सेकेंडरी के अंदर ही गिवन है, पहले बता दें। चलिए अब देखते हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होगा। इसके अंदर अगर देखा जाए 2 छोटे छोटे स्टेप्स होंगे, जैसे कि फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। शायद काफी हद तक हमने 2 टर्म पहले सुने होंगे। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होगा, यहां पर बड़े बड़े चीजों को साइड में कर लेना, छोटे छोटे चीजों को साइड में करना, इसी को तो फिल्ट्रेशन कहा जाता है। एक कॉमन एग्जांपल देखते हैं, हम जब घर में यहाँ पे ब्रूमिंग करें, झाड़ू लगाया जाता है यहाँ पर, तो जो बड़े बड़े साइज के कचरे होंगे हम उन सारे के सारे चीजों को पहले इकट्ठा कर लेते ताकि कहने की आगे की सफाई करने में हमारी आसानी हो सके। इसीलिए जब गंदा पानी यहां से ट्रेवल करेगा उस दौरान हमारा सबसे पहला टारगेट है कि उस गंदे पानी में से जो लार्ज साइज के डेब्रीज हो, डेब्रीज यानी गंदगी या कचरा कह सकते हैं, उन सारी चीजों को यहां पर अलग किया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट एक बहुत ही कॉमन सा स्टेटमेंट है, इनिशियली फ्लोटिंग यानी कि जो तैरता हुआ है और लार्ज डेब्रीज को रिमूव किया जाएगा किसकी मदद से? फिल्ट्रेशन की मदद से। कैसे होगा आइए इसको हम खैर एक डायग्रामेटिक बेस पर समझने की कोशिश करेंगे एक सिंपल से तरीके से। इसको 3 स्टेट में हमने जो कन्वर्ट किया हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अभी हमारी कहानी कौन सी चल रही है? प्राइमरी। तो प्राइमरी में ये फिल्ट्रेशन कौन है, आइए इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करें एक बार। तो यहां पर खैर हम 3 टैंक्स की बात करेंगे। सबसे पहला प्राइमरी टैंक, दूसरा टैंक होगा जिसे हम सेकेंडरी टैंक कहते हैं, और तीसरा होगा जिसे टर्शियरी टैंक कहा जाता है। इस पहले वाले टैंक के अंदर सारा जो गंदा पानी होगा, ये एक समझने वाला डायग्राम है, डिटेल डायग्राम ये नहीं है। हम जो पॉइंट्स को लिख रहे हैं उसको आसान भाषा में समझने के लिए हमें यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करना है। बाकी इसका जो एक्चुअल डायग्रामेटिक फॉर्म है कुछ अलग होगा, आपके एनसीईआरटी में खैर वो गिवन नहीं होगा पहले कंडीशन। अब सबसे मेन चीज यहां पर, जब इस प्राइमरी टैंक के अंदर पानी को यानी कि गंदे पानी को लाया जाता है, उससे पहले ही इस सीवेज को प्राइमरी टैंक में एंटर होने से पहले ही यहां पर एक फिल्ट्रेशन यूनिट लगा होगा, जिसकी मदद से लार्ज साइज के जो कचरे होंगे वो हमारे प्राइमरी टैंक तक पहुंचेगा ही नहीं। यानी कह सकते हैं काफी हद तक बड़े बड़े साइज के कचरों को पहले ही अलग कर लिया जाएगा उस फिल्ट्रेशन यूनिट की मदद से। इस वाले प्रोसेस को यहां पर कहा जाता है हमारा फिल्ट्रेशन। लेकिन अभी तक सारा चीजें साफ नहीं हुआ, जो फिल्ट्रेशन यूनिट में आ सकता है बस वही तो साफ हुआ, बाकी सारी गंदगी एज इट इज इस प्राइमरी टैंक के अंदर एंटर होंगे।
तो मान के चलते हैं कि हमने इस प्राइमरी टैंक में सारा का सारा सीवेज एक्सेप्ट अब वो लार्ज डेब्रिज और फ्लोटिंग डेब्रिज जिसको हम अलग कर चुके हैं, तो उसके अलावा जो भी गंदा पानी होगा सारा हमारा किस में आ जाएगा, प्राइमरी टैंक के अंदर। प्राइमरी टैंक में आने के बाद में इस प्राइमरी टैंक को काफी हद तक अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, जिससे होगा क्या, जो छोटे छोटे हमारे पास में मिट्टी होंगे, पत्थर होंगे या ऐसी कुछ चीजें जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती हो, वो सारे के सारे कचरे हमारे क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ आकर के सेटल हो जाएंगे। और नीचे की तरफ आकर के सेटल होना, ये प्रोसेस हमारा यहां पर क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन। तो अभी तक कह सकते हैं कि हमारा कोई ज्यादा खास इन्वॉल्वमेंट नहीं था, माइक्रोब्स का तो यहाँ रोल ही नहीं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर हमने मेनली यहाँ पर क्या किया, बड़े बड़े साइज के कचरों को अलग किया, फिल्ट्रेशन, सारा गंदा पानी पहले टैंक में आया और इस पहले टैंक को हमने अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी डेंसिटी ज्यादा थी सारे के सारे नीचे सेटल डाउन हो गए यहाँ पर। और सेटल डाउन होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, प्राइमरी ट्रीटमेंट, अपना सेडिमेंटेशन कहा जाता है। और फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन दोनों मिला के हमारा क्या कहलाता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के नाम से। अब थर्ड पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉलिड मटेरियल जो सेटल डाउन हुआ है, यानी कि जो प्राइमरी टैंक में हमारे पास में नीचे चीजें ऑब्टेन हुई है, इस नीचे वाली चीजों को यहां पर कहा जाता है प्राइमरी स्लज के नाम से। किस नाम से, प्राइमरी स्लज। और जो हमारे पास में ऊपर तैरता हुआ होगा, अभी भी शायद इस पानी के अंदर बहुत सारी गंदगी मौजूद है जो शायद विजिबल नहीं हो, डिसॉल्व स्टेट में हो, या अगर हो तो उनकी डेंसिटी पानी से कम या पानी के बराबर की होगी, इसीलिए वो यहाँ पर सिंक नहीं हो रहे। तो जो ऊपर की चीजें बची हुई है, इन ऊपर की चीजों का हम यहाँ पर सिंपली क्या नाम देते हैं, प्राइमरी इफ्लुएंट। ये हमारी कहानी थी अभी तक किसकी, प्राइमरी ट्रीटमेंट की। एक बार रिकॉल कर लेते हैं वापस कैसा हुआ। सीवेज आया, प्राइमरी टैंक में जाने से पहले हमने बड़े बड़े कचरों को पहले ही अलग कर लिया, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहा जाता है। फिल्ट्रेशन के बाद जो गंदा पानी है वो प्राइमरी टैंक में आएगा, अनडिस्टर्ब छोड़ा जाएगा, सारे की सारी चीजें सेटल डाउन हो सकी होगी जो हो सकती। सेटल डाउन होने वाली चीजों को प्राइमरी स्लज कहते हैं, ऊपर बची हुई चीजों को यहां पर प्राइमरी इफ्लुएंट कहते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में देखें तो केमिस्ट्री में नीचे आने वाली चीज को प्रेसिपिटेट यानी कि पीपीटी कहते हैं, और ऊपर आने वाली चीजों को वहां पर सुपरनेटेंट कहा जाता है। और बायोलॉजी के अंदर इस फिलहाल प्रोसेस के अंदर जो सुपरनेटेंट मिला है उसे हम क्या नाम देंगे यहां पर, प्राइमरी इफ्लुएंट। यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट होने के बाद में अभी भी हमारा पानी यहां पर पीने लायक तो नहीं देखा जाए तो, और इसको अभी भी हम डायरेक्टली वाटर बॉडीज में नहीं छोड़ सकते। तो किया क्या जाए, अब इसको और साफ कैसे किया जाए, तो हमारे पास में जो ये प्राइमरी इफ्लुएंट होगा, प्राइमरी इफ्लुएंट, इस प्राइमरी इफ्लुएंट को हम सेकेंडरी टैंक में भेजेंगे। और प्रोसेस बाकी पड़ा अभी हमारा देखा जाए तो। और सेकेंडरी टैंक में इसको भेजने के बाद हमने सेकेंडरी टैंक में सीवेज को नहीं भेजा, सीवेज आ चुका था, हमने सेकेंडरी टैंक के अंदर प्राइमरी इफ्लुएंट को भेजा है। उसके अगर देखा जाए तो प्राइमरी स्लज को हमने नहीं भेजा। सारा का सारा प्राइमरी इफ्लुएंट इसमें आने के बाद सेकेंडरी टैंक के अंदर, इस सेकेंडरी टैंक अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमारा यही होगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर माइक्रोब्स का यूज होगा। और स्पेशली अगर देखा जाए तो यहां पर एरोबिक माइक्रोब्स का यहां पर कंट्रीब्यूशन होगा। सेकेंडरी टैंक का ट्रीटमेंट का देखें तो पहला पॉइंट क्या लिखा पड़ता है, प्राइमरी इफ्लुएंट जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से मिला था इज पास्ड इन एरेशन टैंक वेयर एयर इज पंप्ड into it to make it aerobic which allows growth of flocks। थोड़ा स्टेटमेंट बड़ा अजीब सा होगा, क्या कहना चाहता है इसको हम यहां पर डायग्रामेटिक फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हुआ क्या था, प्राइमरी इफ्लुएंट को हमने भेजा किस टैंक के अंदर, एरेशन टैंक में। अब एरेशन कहा है मतलब इसमें कहीं ना कहीं कांस्टेंट एयर की सप्लाई होगी, ऑक्सीजन इनको यहां पर दिया जाएगा, यानी कि इसमें हम कॉन्स्टेंटली किसी डिवाइस की मदद से एयर को सप्लाई करते हुए रहेंगे अंदर की तरफ। कारण इस टैंक में हमने किसको ऐड कर रखा है पहले, एरोबिक माइक्रोब्स। एरोबिक यानी कि इन्हें काम करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो होगी, यदि वो एनेरोबिक होता तो शायद वहां पर हम एयर की सप्लाई नहीं करते। अब यहां पर एरोबिक माइक्रोब्स करेंगे क्या, हमारे पास यहां पर जो कंप्लीट तरीके से प्राइमरी इफ्लुएंट मौजूद है, इस प्राइमरी इफ्लुएंट के अंदर बहुत सारी चीजें गंदगी के तौर पर मौजूद है। स्पेशली हम ऑर्गेनिक मैटर्स की बात कर रहे हैं, उन सारे के सारे ऑर्गेनिक मैटर्स को डीकंपोज या फिर डिग्रेड किया जाएगा किसके द्वारा, उन्हीं एरोबिक
माइक्रोब्स के द्वारा। सवाल है कि सर ये करेंगे कब तक? तो उससे पहली कंडीशन, माइक्रोब्स को ये प्रोसेस करने के लिए कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो होगी, यानी कि हम जब तक उसको ऑक्सीजन देते रहेंगे, जब तक उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे अगर माइक्रोब्स ने कहा कि भाई साहब अब हमारी रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी, हम वहां पर एयर की सप्लाई को काफी समय तक यहां पर रोक दिया जाएगा। अब इस माइक्रोब्स की मदद से या माइक्रोब्स का ऑक्सीजन का डिमांड करना ताकि वो डीकंपोज कर सके, इस ऑक्सीजन के डिमांड के प्रोसेस को बीओडी कहा जाता है, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से। कौन है ये? वापस कह रहे हैं, वो माइक्रोब जब डीकंपोज करेगा तो डीकंपोज करने के लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड होगी, उस ऑक्सीजन की डिमांड को हम क्या कहते हैं यहां पर? बीओडी। यानी अगर उस पानी के अंदर ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर हुआ तो सीधी बात है ज्यादा डीकंपोज करना होगा, ज्यादा डीकंपोज करना है तो ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी, यानी कि अगर ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है तो हमारे पर्सपेक्टिव से बीओडी की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा। कभी ना कभी तो ऑर्गेनिक मैटर्स धीरे धीरे डीकंपोज होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर माइक्रोब ने काफी हद तक हमारे सारे ऑर्गेनिक मैटर्स को डीकंपोज कर दिया होगा। अब वो कह रहे हैं कि हमें और ऑक्सीजन की डिमांड नहीं है, डीकंपोजिशन कम, ऑक्सीजन की डिमांड कम, यानी कि बीओडी की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी? कम। कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं, ये आपका एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद में इस चीज को डिस्कस करेंगे कि पीने लायक पानी का बीओडी मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए ताकि वो हमारे लाइफ को अफेक्ट नहीं करे। तो उम्मीद है कि शायद ये बीओडी का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। वापस एक बार इसको सिंपल भाषा में समझ लें, अगर हमारे पानी की बीओडी ज्यादा है, इसका मतलब उस पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स अभी ज्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर्स ज्यादा है मतलब डीकंपोजिशन अभी काफी समय तक चलेगा, यानी कि माइक्रोब्स का जो काम है वो तो अभी तक चल ही रहा है। मतलब कह सकते हैं ज्यादा बीओडी वाला पानी ज्यादा गंदा होगा, यानी कि अगर वो माइक्रोब्स ऑक्सीजन की डिमांड जिस टाइम बंद कर दे या कम कर दे, तब हम समझेंगे कि पानी के अंदर मौजूद सारे ऑर्गेनिक मैटर्स डीकंपोज हो चुके या काफी हद तक नेग्लिजिबल अमाउंट के अंदर मौजूद है देखा जाए। तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट याद रखना, बीओडी और वाटर पोल्यूशन ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज्यादा बीओडी ज्यादा पोल्यूटेड वाटर, कम बीओडी कम पोल्यूटेड वाटर, यानी कि कहने के हम बीओडी की वैल्यू की मदद से वाटर पोल्यूटेड है या नहीं ये पता लगा सकते हैं। यानी कि अगर देखा जाता है हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट को कब तक चलाएंगे? जब तक हमारा बीओडी एक मिनिमल वैल्यूज तक नहीं आ जाता। जैसे जैसे बीओडी कम होगा, एक टाइम पर वो जब हमारे मिनिमम वैल्यू को टच करेगा, तब हम जाकर के यहां पर एयर सप्लाई बंद करेंगे और सेकेंडरी ट्रीटमेंट हमारा यहां पर कंप्लीट होगा। अब देखते हैं यहां पर इसका स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। प्राइमरी इफ्लुएंट जो पहले से मिला था उसको पास किया गया एरेशन टैंक में, जहां पर हम कांस्टेंट सप्लाई कर रहे हैं किसकी? एयर की, और वहां पर सारा का सारा एरोबिक कंडीशन क्रिएट होगा जिसके वजह से फ्लॉक्स क्रिएट होगा। अब सवाल ये फ्लॉक्स कौन थे? कुछ खास नहीं है, बहुत सारे बैक्टीरियाज, बहुत सारे फंगस, ये दोनों आपस में मिलकर के एक ग्रुप यानी कि एक एसोसिएशन क्रिएट करेंगे जिसे सिंपल भाषा में फ्लॉक्स कहा जाता है। ब्रैकेट में खैर इसका स्टेटमेंट भी यहां पर गिवन है, मास ऑफ बैक्टीरियाज एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मेश लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि एक जाल की तरह ढांचा बनाएंगे बैक्टीरियाज और फंगस मिलकर ताकि वहां मौजूद ऑर्गेनिक मैटर्स को डीकंपोज किया जा सके। सेकंड पॉइंट यहां पर हमने डिस्कस किया था, इस प्रोसेस को कब तक किया जाएगा? टिल बीओडी रिड्यूसेस। बीओडी रिड्यूस होने के बाद में हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट को रोक देंगे, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट होने के बाद में अगर देखा जाए जो माइक्रोबियल फ्लॉक्स थे, फ्लॉक्स यानी कि हमारा बैक्टीरियाज और फंगस का एसोसिएशन, अब उनका कोई काम तो वैसे भी नहीं है, इसीलिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट होने के बाद में हम इन सारे के सारे फ्लॉक्स को कहीं ना कहीं तो भेजेंगे। तो सेकेंडरी और फिर एरेशन टैंक के नीचे हमारे पास में एक और टैंक मौजूद है, सेडिमेंटेशन टैंक, जिसको ओपन किया जाएगा और सारा का सारा जो नीचे वाला माइक्रोबियल फ्लॉक्स का ग्रुप होगा जो प्रोसेस होने के बाद में सेटल डाउन हो जाते हैं, उन सारे के सारे माइक्रोबियल फ्लॉक्स को हम नीचे की तरफ सेडिमेंटेशन टैंक में ट्रांसफर कर देंगे। और जो ऊपर का बचा हुआ हिस्सा है, यहां पर प्राइमरी इफ्लुएंट कहा था, तो यहां पर सेकेंडरी इफ्लुएंट कहा जाएगा, और इस सेकेंडरी इफ्लुएंट को हम थर्ड टैंक में ट्रांसफर करेंगे, जो बुक में आपके आगे देखा जाए तो किसी और नाम से गिवन है, स्पेशल वहां पर देखा जाए
तो कहीं ना कहीं सेडिमेंटेशन टैंक के नाम से यहां पर बोला गया। फिलहाल इसको हम टर्शियरी टैंक से समझ रहे हैं। सेकेंडरी इफ्लुएंट को टर्शियरी टैंक के अंदर भेजा और शायद ये जो पानी यहां पर साफ किया गया, गलतियां जब ह्यूमन से हो सकती है तो माइक्रोब्स कौन सी बड़ी चीज है? तो माइक्रोब से तो क्या पता बहुत सारी चीजें डीकंपोज होना बाकी रह गया। तो जैसे ही हमने इसको यहां पे ट्रांसफर किया, इस थर्ड टैंक के अंदर हमारे पास एनेरोबिक माइक्रोब्स मौजूद है और ये एनेरोबिक माइक्रोब्स करेंगे क्या? उस सेकेंडरी इफ्लुएंट के अंदर जो भी हार्मफुल पैथोजेंस होंगे या बैक्टीरिया या फंगस या छोटे मोटे अमाउंट ना के बराबर जो डीकंपोजिशन करना बाकी है, स्पेशली बैक्टीरिया और फंगस को मारना, ये सारा काम हमारा कौन करेगा? एनेरोबिक माइक्रोब। इस प्रोसेस को यहां पर हम टर्शियरी ट्रीटमेंट के नाम से कहलाते हैं। देखते हैं इसका पॉइंट क्या लिखा हुआ। टर्शियरी ट्रीटमेंट के दौरान यहां पर कौन मौजूद है? एनेरोबिक माइक्रोब, जो डाइजेस्ट करना शुरू करेगा हमारे बैक्टीरिया और फंजाई को, जो कहां मौजूद थे? सेकेंडरी इफ्लुएंट के अंदर। अब इस टर्शियरी के हमारे एक दो पॉइंट्स पेंडिंग है। कौन कौन से? चलो इसको हम खैर आगे यहां पर मेंशन करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान कुछ तो होगा। तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग दिस बैक्टीरियल डाइजेशन, यानी कि जब बैक्टीरिया को डाइजेस्ट किया जाएगा तब उस दौरान उन एनेरोबिक बैक्टीरियाज के द्वारा एनएरोबिक बैक्टीरियाज प्रोड्यूसेस कुछ गैसेस को प्रोड्यूस किया जाएगा, जैसे कि शायद नाम हमने सुना भी हो पहले यहां पर, मीथेन यानी कि CH4, इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और छोटे मोटे कुछ अदर गैसेस दैट कैन बी यूज्ड एज बायोगैस। आगे जाकर के इन सारे के सारे गैसेस का मिक्सचर हम क्या यूज कर सकते हैं? एज अ बायोगैस, जिसमें प्रीडोमिनेंट यानी कि ज्यादातर मीथेन मौजूद रहेगा। अब सवाल है कि सारी कहानी पूरी हो गई, फिल्ट्रेशन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, ऑर्गेनिक मैटर्स को डीकंपोज कर दिया और छोटे मोटे पैथोजन जो बैक्टीरिया फंगस थे उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब कहां प्रॉब्लम है? कुछ खास नहीं, जो हमारे पास में फाइनल इफ्लुएंट निकला है, इफ्लुएंट फ्रॉम टर्शियरी ट्रीटमेंट, यानी कि टर्शियरी ट्रीटमेंट के बाद हमारे पास जो इफ्लुएंट बचा है, लिक्विड पोर्शन बचा है, इज रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज। यानी कि सिंपल सा कहना चाह रहा है कि अब हमारे पास में जो पानी मौजूद है ये सारा प्रोसेसिंग से गुजर चुका है और सारी कहानी होने के बाद में अब उन्हें हम कहां रिलीज कर सकते हैं? हमारे वाटर बॉडीज के अंदर। और एक्वेटिक लाइफ को ना के बराबर कुछ नुकसान वहां पर देखने नहीं मिलेगा। अब देखा जाए यहां पर तो इस सारे के सारे प्रोसेस का हमारा मेन फायदा क्या था? हमने इस इतने बड़े ट्रीटमेंट को किया क्यों? तो खैर दो अगर मैं बड़े फायदे की बात करूं तो पहला केस अब यह है कि हमारा पब्लिक हाइजीन है, हम कहीं पर भी गंदगी को रिलीज नहीं करें। और दूसरा हमारा वाटर साइकिल, हम वही पानी वापस रीयूज कर सकते हैं, कंप्लीट नहीं। अगर 1000 लीटर पानी को यूज किया गया और उसमें से मान लो कि अगर पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद हमारे पास 950 लीटर पानी भी रिटर्न आता है तो हमारा तो फायदा ही है। तो यानी कि पानी को सेव करने के लिए एक बेहतर तरीका है, पानी को रीयूज करने का तरीका है हमारा कौन सा? STP यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें टोटल कितने स्टेप्स को हमने डिस्कस किया? यहाँ पर 3, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी और टर्शियरी। हालांकि थोड़ा ऑड सा है और हमने खैर जो पहले डिस्कस किया था ये आप भी यहां पर याद रखिएगा कि हमारा जो BOD है पानी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाटर पोल्यूशन के। यानी कि जिस पानी का BOD जितना ज्यादा होगा वो पानी उतना ज्यादा पोल्यूटेड कंसीडर किया जाएगा। और अगर पानी का BOD की वैल्यू बहुत ही कम है तो पानी ठीक ठाक कंडीशन यहां पर माना जा सकता है। अब हमारे इसमें जो NCERT में नहीं गिवन है हम उन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। पानी की जो मिनिमम और मैक्सिमम BOD होनी चाहिए वो कितनी है हमारे पास में? 2 मिलीग्राम पर लीटर से लेकर 3 मिलीग्राम पर लीटर तक। कोशिश ये होगी कि हमारे पास में 0 मिलीग्राम पर लीटर के आसपास रहे तो ज्यादा फायदे में। हालांकि प्रैक्टिकली थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता इसको जीरो करना, इतना आसान नहीं है, क्योंकि पूरे प्रोसेस के दौरान
छोटी मोटी गलतियां तो माइक्रोब्स भी करेंगे और मैकेनिक्स है, मशीनरीज है सारे कहीं ना कहीं, तो छोटे मोटे ड्रॉबैक्स होने की संभावना हो सकती है। लेकिन 2 या 3 और मैक्स टू मैक्स अगर 6 तक भी है बिना ट्रीटमेंट वाला, तो वो भी हमारे बॉडी को काफी हद तक तो हार्म नहीं करता। तो अगर हो सके तो बीओडी की मिनिमम से मैक्सिमम रेंज को अगर हो सके तो आप याद रखिएगा, और नहीं तो कोई यहाँ पर टेंशन वाली बात नहीं, बिकॉज आपके एनसीईआरटी के अंदर वैल्यूज नहीं गिवन है, तो जाहिर सी बात है आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। तो यहां पर हमारे माइक्रोब्स का कंप्लीट रोल था कैसे पानी को ट्रीट करने के लिए। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा पर माइक्रोब्स का एसटीपीज में कैसे यूज था। अगले इस वीडियोस के अंदर यहां पर देखेंगे बायो कंट्रोल एजेंट्स के बेस पर कैसे काम आ रहा है। और एक और न्यूज, अब कुछ दिनों के अंदर यहां पर इस चैनल से 9 से लेकर के 12 तक साइंस, मैथ्स और 11-12 के बायोलॉजी और साथ ही साथ हिस्ट्री और सिविक्स का जो पोर्शन होगा, पॉलिटिक्स का, हो सके तो यहां पर हम लाइव आने की कोशिश करेंगे। टाइम क्या होगा, कौन कौन सा चैप्टर्स होगा और कौन कौन से टॉपिक्स, वो सारे के सारे कहानी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगे हाथ इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट भी करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।